बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पठान ग्रुप के लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक लोफर आवारा लड़का इस तरह से टहलता हुआ अदालत में आएगा और इनके ग्रुप का दायां बाजू काट डालेगा। इतनी आसानी से अमीरजादा को कत्ल किया जाना उन्हें किसी तौर पर हजम नहीं हो पा रहा था। अव्वलन तो वो ये समझे कि डेविड परदेसी दाऊद इब्राहिम गैंग का कोई ज़बरदस्त शूटर होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो तो एक आर्म्स्ड गैंगस्टर बड़ा राजन के पास एक लोफर सा लड़का था, तो इनकी बेचैनी की इंतहा न रही। पहले वो इस कत्ल को अपने लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान समझ रहे थे, लेकिन अब तो वो इसे अपनी तौहीन समझने लगे थे। उन्हें हर कीमत पर इस कत्ल का बदला लेना था और उन्होंने तहैया कर रखा था कि फिलफौर इस कत्ल का जवाब राजन की लाश से देना होगा। इससे कम पर वो राजी होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आलमजेब इस कत्ल का बदला खुद अपने हाथों से लेना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि अपने भाई के कातिल को खुद अपने हाथों से मारे ताकि इसके दिल को कुछ सुकून हासिल हो सके। लेकिन करीम लाला ने इसे समझाया कि चूंकि इसे ये कार्रवाई अदालत की इमारत में करना होगी, लेकिन इस मर्तबा पुलिस वाले बहुत चुकन्ने होंगे, इसलिए इस बात के कवी अमकानात मौजूद थे कि वो पुलिस वालों के हाथों मारा जाएगा। वो लोग कई दिन तक मुख्तलिफ मंसूबे बनाते रहे, लेकिन अब तक तमाम स्कीमें बेनतीजा साबित हुईं। करीम लाला को अमीरजादा बहुत अजीज था, वो इसका बाजू था। अब वो आलमजेब की शक्ल में अपना दूसरा बाजू कटवाने की हिम्मत नहीं रखता था। इसलिए करीम लाला ने इस बात का फैसला किया कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन इस अंदाज से कि इसकी कम्युनिटी का कोई फर्द ना मारा जाए। इसका मतलब ये था कि बाहर से किसी शूटर को किराए पर लाया जाए, जैसा कि दाऊद इब्राहिम ने किया था। इन लोगों को ऐसा शख्स तलाश करने में ज़्यादा देर ना लगी। उन्हें ऐसा शख्स मिल गया जो खुद भी इस ताक में था कि बड़ा राजन को रास्ते से हटाया जाए, और वो शख्स कंजू के सिवाय और कौन हो सकता था। कंजू पहले से ही दिल में बड़ा राजन के लिए दुश्मनी लिए बैठा था, और अगर अब कोई शख्स इसे इस काम का मुआवजा भी दे देता तो ये सोने पे सुहागा था। बिला आखिर कंजू को पैगाम भेजा गया कि नाना चौक में वाक़या एक होटल में आकर इनसे मिले। जब आलमजेब कंजू से मिलने आया तो वो बहुत खुश था, गोया कि कंजू के दिल की कोई दरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। कंजू किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था कि कोई तगड़ा ग्रुप बड़े राजन को मारने में इसकी पुष्पनाही करे, क्योंकि राजन ने दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया था। अब तन्हे तनहा इस पर हाथ डालना खतरे से खाली न था। करीम लाला और आलमजेब की पुष्पनाही से अब वो इस काम को होता हुआ देख रहा था। कंजू एक ज़हीन इंसान और बेहतरीन मंसूबा साज था। बड़ा राजन ने खुद भी कभी इसकी ज़ात से मुतासर होकर इसे अपने गैंग का करता धरता बनाया था, जिसका इसे सारी ज़िंदगी अफसोस रहा, क्योंकि इसके इल्म में आ गया था कि कंजू ने अपने साबका मोहसिन को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए कई मुतबादिल मंसूबे बनाए थे। आलमजेब से मुलाकात के मौके पर कंजू ने इसे कहा, भाई अपन राजन को कोर्ट के बीच में ही मारेगा, जैसा कि इसने आपके भाई को मारा था। आलमजेब के जहन में भी यही कुछ था, क्योंकि इसके मुताबिक सही बदला लेने का सिर्फ यही तरीका था। कंजू ने भी यही कहा कि किसी पेशावर शूटर की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई भी गोली चलाएगा लाजमन पुलिस के हाथ चढ़ जाएगा, और पुलिस दूसरी मर्तबा ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। कंजू पर एतमाद था कि बंदूक के पीछे खड़ा होने के लिए इसे बहुत आसानी से कोई मौजूद शख्स मिल जाएगा, क्योंकि राजन के दुश्मन शहर में बेतहाशा थे। उन्होंने सिर्फ इन दुश्मनों को तलाश करना था। कंजू ऐसे शख्स की तलाश में खुद ही निकल पड़ा जो कि अदालत में बड़ा राजन को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। कई दिनों की तलाश के बाद बिला आखिर कंजू को घाट को पार के इलाके में एक ऐसा शख्स मिल ही गया। इसका नाम चंद्रशेखर था और वो रिक्शा चलाया करता था। किसी ज़माने में चंद्रशेखर बड़ा राजन के जुल्म सितम का निशाना बना रहा था। वो राजन और इसके कारिंदों को 10 रुपये हफ्ता दे देकर आजज आ चुका था। ये 80 की दहाई की बात है। इसके अलावा बड़ा राजन का ये गुंडा
इसकी बड़ी बहन पर गलत नज़र रखे हुए था। चंद्रशेखर को बड़ा राजन से बहुत नफरत थी। कंजू ने बड़ा राजन को मारने के लिए शेखर को 50,000 रुपये की पेशकश की। ये इस ज़माने में एक बड़ी रकम थी। शेखर ने सोचा कि इस तरह वो एक तीर से 2 निशाने मार सकता था। एक तरफ तो वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने दरीना दुश्मन को टिकाने लगा दे और दूसरी जानिब अपनी गुर्बत को भी मिटा सकेगा। इसने सोचा कि 50,000 तो बड़ी रकम थी कि 2 या 3 रिक्शे लेने के बाद भी अच्छी खासी रकम अपने घर वालों को दे सकता है। इस तरह अगर वो मारा भी गया या गिरफ्तार कर लिया गया तो कोई गम नहीं। पूरे मंसूबे को इंतहाई एहतियात से तैयार किया गया। अमीरजादा के कत्ल के ठीक 24 दिन बाद 30 सितंबर सन 1983 को बड़ा राजन की अदालत में पेशी थी। ये पेशी एस्प्लेंडे कोर्ट में, जो कि मेडन पुलिस स्टेशन की हदूद में था, होना थी। इस मर्तबा भी पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अदालत में आने वाले हर शख्स की सख्ती से तलाशी ली जा रही थी। जज को इस बात का इल्म था कि बड़ा राजन को अदालत में पेशी के लिए लाया जाएगा, जबकि पुलिस ने अदालत के रोजनामचे में इस बात का जिक्र नहीं किया था। लेकिन कंजू इस बात की खोज लगा चुका था कि राजन को अदालत पेशी के लिए लाया जा रहा है। कंजू ने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं। जिस लम्हे पुलिस के इंतहाई सख्त पहरे में राजन ने अदालत के अहाते में कदम रखा, 401 तनाव की सी कैफियत थी कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अदालत में हर शख्स सहमा हुआ था। राजन जहां से गुजरता, आम लोग और वकला भी इस जगह से दूर रहते। तमाम पुलिस वालों की उंगलियां अपनी बंदूकों के घोड़ों पर थीं। वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतहाई चौकन्ने थे। गो लगता था कि कोई बेवकूफ़ ही अदालत के अहाते में राजन को मारने जैसी कोशिश का इर्तिकाब करेगा। लेकिन बम्बई अंडरवर्ल्ड माफिया की तारीख अछूते वाक़यात से भरी पड़ी है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। बड़ा राजन बजाते खुद भी इंतहाई परेशानी के आलम में अदालत की जानिब बढ़ रहा था। वो ऐसे ही इक़दाम की तवक्का किसी न किसी से कर रहा था, जैसा कि वो खुद कर चुका था। इसे पता था कि तलवारों के साए तले रहने वाले एक दिन तलवारों की जद में ज़रूर आते हैं। अदालत की ये मुख्तसर सी पेशी किसी अनहोनी के बगैर ही ख़त्म हो गई। कुछ भी ना हुआ। एक इंतहाई तनाव के बाद अब एक इंतहाई पुरसुकून फ़िज़ा थी। ना कोई कातिल अदालत में टहलता हुआ आया और ना किसी ने बंदूक की गोलियां राजन के जिस्म में दागीं। पुलिस ने अदालत के इर्द गिर्द की इमारतों पर भी नज़र रखी हुई थी कि वहां से कोई राजन को निशाना ना बना पाए। राजन और पुलिस वालों ने सुख का सांस लिया कि अब उन्हें अपने अहकामे बाला की जानिब से डांट डपट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो शख्स जिसे किसी ने भी नहीं देखा था अदालत के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन ये कार्रवाई करने की इसकी हिम्मत ही ना हुई। वो तो अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल कर निशाना तक न बांध सका। चंद्रशेखर नेवी के अफसर की वर्दी पहनकर वहां टहलता रहा। वो किसी मुनासिब मौके की तलाश में था कि निशाना ताक सके, लेकिन इसकी घबराहट और पुलिस की तेजी ने ऐसा करने से उसे रोक रखा था। एक तरफ एक पेशावर गैंगस्टर था, जबकि दूसरी जानिब एक रिक्शा ड्राइवर। इसे तो अब तक ये यकीन भी नहीं आ रहा था कि इस जैसे शख्स को राजन जैसे नामवर गुंडे को कत्ल करने के लिए कहा जाएगा। चंद्रशेखर अभी इसी कश्मकश में मुब्तला था कि वो ऐसा करे या ना करे कि इसकी बहन की तस्वीर इसकी आंखों के सामने आ गई। इसने खुद से ये कहा कि ये इसकी बहन की इज्जत का मसला है और इसके लिए इसे जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए। लोग इधर उधर जा रहे थे और पुलिस का एक दस्ता राजन को पुलिस मोबाइल की जानिब ले जा रहा था। अब सब लोग इस मामले से बेपरवाह थे। अचानक ही नेवी अफसर के यूनिफॉर्म में मलबूस शेखर हजूम से निकला और कदम जमीन पर जमा जमा कर राजन की जानिब बढ़ने लगा। पुलिस अफसर समझा कि कोई अफसर इससे कुछ कहना चाहता है। किसी भी अहलकार ने दूसरे अंदाज से ना सोचा, यहाँ तक कि शेखर ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। राजन शशदर रह गया कि नेवी के एक अफसर को इससे क्या दुश्मनी हो सकती थी। इसी असना में शेखर ने राजन पर गोलियां बरसा दी। शेखर ने राजन पर 4 गोलियां चलाई थीं। राजन को माथे, सीने, गर्दन और मुंह पर गोलियां लगी थीं।
खून फुहारे की मानिंद इसके जिस्म से बहने लगा। राजन के साथ ही एक गोली ने करीब ही खड़े पुलिस एहलकार को भी जख्मी कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। राजन को अस्पताल ले जाने का कोई फायदा न था। वो जमीन पर गिरा और देखते ही देखते इसने दम तोड़ दिया। राजन को मारने के बाद शेखर ने अपना रिवॉल्वर एक जानिब फेंक दिया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पुलिस वाले भी वतीरा हैरत में खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। इस वाक़े के बाद गोया के पूरे माहौल पर एक सन्नाटा तारी हो गया। अगले ही लम्हे पुलिस वालों ने शेखर को दबोच लिया, जिसने फरार होने की कोशिश नहीं की। जारी है।